हाँ जी, बेटा प्लीज अब बस। आगे बढ़ने से पहले लिवरेज का एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। कई लोगों की जान फंसी हुई है उसमें। मई वाला नहीं बेटा, नवंबर 2017 का 8 नंबर का क्वेश्चन। जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, मेरे पास कम से कम 10-12 बच्चे आए इस सवाल के लिए। बेटा प्लीज, बिल्कुल भी अब आप बात नहीं करेंगे, कैसे भी। आपके पास प्रॉब्लम नंबर 22 ऑपरेटिंग लिवरेज है 2:1, कंबाइंड लिवरेज 2.5:1, फिक्स्ड कॉस्ट excluding interest that is 3.4 lakhs, sales 50 lakh, 8% debentures of ₹100 each, that is 30,25,000, equity share of ₹10 each 34 lakhs, इसका मतलब 3,40,000 शेयर्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इनकम टैक्स रेट इज 30%। ऐसा क्वेश्चन हमने मे वाला किया था, जिसका पहला सा क्वेश्चन तो मुझे वही दिख रहा है, कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। क्या हमें नहीं पता है कि फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल्स टू कंबाइंड लिवरेज अपॉन ऑपरेटिंग लिवरेज? बताओ, क्या ये कोई नई वाली बात थी? आप में से अधिकतर बच्चे जो फंसे वो फंसे पॉइंट नंबर 4 में, लेकिन पॉइंट नंबर 4 लाने से पहले मुझे इनकम स्टेटमेंट तो देखनी ही पड़ेगी। बेटा सेकंड वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट पीवी रेशियो। हमें पता है पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बेटा ध्यान से सुनना है प्लीज प्लीज। यहां पर क्या चाहिए मुझे? सेल्स ऑलरेडी मुझे दी हुई है 50 लाख की, ठीक बात है? एक सेकंड प्लीज, क्लास में ठीक है? क्या बात है? क्या बात है? हमने लिवरेज कल खत्म कर ली थी परसों, लेकिन आप यहां पे फंस रहे हैं, इसलिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टाइम भी इसमें लगा रहे हैं। बेटा कंट्रीब्यूशन निकालना है, दिया क्या है? सेल्स। क्या ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज है मेरी 2, क्या ठीक है? कंट्रीब्यूशन मुझे निकालना है, जो कि मैं कैसे निकाल सकता हूं? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट। बोलो, जैसे फाइनेंशियल लिवरेज से ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके ईबीटी निकालते थे, यहां पर ईबीआईटी हम निकाल सकते हैं। क्या हमारे पास फिक्स कॉस्ट है बेटा?
3.4 लाख। तो आप मुझे सी बता दो। 6,80,000। आज मेरे पास एक मैसेज भी आया कि मैम आप थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हो। अरे वो आपकी समझ है बेटा, ओके। तो आप प्लीज थोड़ा सा धीरे बताओ, समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, मैं थोड़ा स्लो ही चलूंगी। मुझे बताओ, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? ये बी बात है। क्या अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन है तो अब आप पीवी रेशियो नहीं निकाल सकते? कैसे निकाल सकते हैं मैम? 680 डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, दैट इज 6, बस 13.6%। क्या ये समझने में किसी को कोई आपत्ति है? लेकिन ये मुझसे एक और बात पूछ रहे हैं, ईपीएस। बेटा ईपीएस होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ। अब ध्यान से सुनना, क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन है ना भाई? 680 का। क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट है? 3,40,000 की। तो क्या निकल आया बेटा? EBIT कितना? 3 लाख। क्या मैं इंटरेस्ट का फिगर ऊपर से निकाल सकता हूं? 8% इंटू 30,25,000। बताओ, 2 लाख। मेरा EBT है 98,000 लेस टैक्स 29 is my equity shares are 3 लाख। तो बेटा EPS is 0.2। चलो 0.2 बोलो, ये ठीक है? मैं थर्ड वाले से पहले फोर्थ वाला बताऊंगी। हाँ पे लिखो, आराम से आराम से, मैंने भूल, आराम से चलना, आराम से लिखो। देखो ऐसा है कि मैंने अभी ना नीचे एक तुक्का लगाया था आपके और मेरे दोनों के लिए कि एक दिन की छुट्टी कर लेते हैं। तो सर ने मुझे ऐसे देगी, छुट्टी वो क्या होता है? बोलते नहीं, 23 तारीख को जो आपको चिंता है, नहीं छुट्टी उस दिन भी नहीं है। उस दिन क्लास शायद रिलेटिवली कम टाइम के लिए होगी। लेट विल सी, 12 बजे 2 बजे, विल सी दैट। देखो तुम्हारे पास तो हमेशा ऑप्शन है, गोल मार दो, हमारे पास थोड़ी भाई। हाँ जी बस डन। शुरू करें बेटा। 4 नंबर को पहले देखो, कोई लिख रहा है दोस्त? थोड़ा सा हो गया? चलो बेटा बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। इतना अब आपको लगेगा देख के, अरे यार ये वो कह रहा था। ये आपको सवाल कुछ ये है, आपके पास भी किताब है, नहीं है तो ये है,
at what level of sales EBT of the company will be equals to 0. आप में से कई सारे बच्चों को इसमें परेशानी हुई और परेशानी ज्यादा सल्यूशन देख के हो गई कि वो क्या अजीब सा कुछ लिखा है पता नहीं। बेटा ध्यान से सुनना। अरे सुनो ना भाई, मैंने पैसे लिए इस बात के यार, बात हो गई, मिलेंगे मुझे, ठीक है? हाँ चलो, नहीं अरे मिलेंगे, एक्रूड है, मिला नहीं है, चलो हाँ। 10-20 हजार वाले लोग हैं हम लोग, और तुम उसमें पार्टी मांग रहे थे, बता। चलो बस इधर देखो बेटा, अभी देखो बेटा इधर, आपका EBIT अभी कितना है? प्लीज थोड़ा सा करेंगे हम लोग ये सब भी, लेकिन पहले ये करेंगे, ठीक? आपको ये EBIT चाहिए कितना? 0। इसका मतलब you want a change of 100% in EBT? बोलो, अगर आपका EBT अभी 98 है और आपको चाहिए कितना बेटा? 0। यही पूछा है ना वो कि कितने सेल्स पे EBT 0 हो जाएगा। इसका मतलब I want the decrease of 100% in EBT। बोलो ठीक बात है? क्या आपको कोई आपत्ति है इस बात पे? नहीं मैम। गला खराब कर लिया मैंने आपको वो 3 लाइन सिखाते सिखाते कि कंबाइंड लिवरेज shows the relationship of 1% change in sales and in result -% change in EBT और earning to equity holder। याद है? याद है? क्या आपके पास कंबाइंड लिवरेज है? कितनी? क्या 2.5 यही कहता है परसेंटेज चेंज इन? बोलो, परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बोलो ठीक बात है? क्या ठीक बात है? क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? ये कहता है 2.5 इज इक्वल्स टू 100%, बताओ, अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या फिर से बताओ? क्या फिर से बताओ? इसका मतलब आपकी परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितनी होगी? 40%। अब बोल के देखो, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना? 40%। अगर सेल 40% से बदलेगी तो मेरा अर्निंग फॉर इक्विटी 100% से बदलेगा, तभी तो 2.5 गुना आया है। क्या फिर से बताऊं? किसी को सुनना है बेटा फिर से? क्या आप ये बात को मानते हैं बेटा कि कंबाइंड लिवरेज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन अर्निंग फॉर इक्विटी एंड चेंज इन परसेंटेज ऑफ सेल्स? ठीक बात है। आपका कंबाइंड लिवरेज कितना बेटा? 2.5। अभी अभी आपने माना कि आपको अपनी अर्निंग में 100% का चेंज चाहिए, चाहे गिरावट चाहे बढ़ावट, वो देखेंगे। ठीक बात है? तो कितना परसेंट में चेंज में सेल में चेंज करूं जिससे ये मेरा कितना आए? 2.5 गुना। इसका मतलब अगर मैं सेल में 40% चेंज कर दूं तो मेरी EBT 100 गुना चेंज हो जाएगी। बेटा बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। अभी फिर रख दूंगी अगर आप नहीं लिख पाए होंगे तो। अब बताओ बेटा आपकी एग्जिस्टिंग सेल्स कितनी है? चेंज इन सेल्स
तो न्यू सेल्स लेवल विल बी, अब बोलो, जितने भी बच्चे उसमें घबरा रहे थे, क्या फिर से बताऊं? क्या बात समझ में आई है? ठीक लग, आप में से कल कई सारे बच्चे मेरे पास ये पूछने आए थे, बेटा कल आप में से कई सारे बच्चे, आज भी सुबह एक आध दो से टकरा गए हम। क्या ये ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? 98 ईबीटी था जिसको मुझे 0 पे लाना था, तो 0 पे लाना है मतलब पूरा 100% चेंज करना है, चाहे बढ़ाना है चाहे कम करना है, लेकिन हमें यहां पे क्या करना है? कम करना है। अगर बढ़ाना होता बेटा तो ऐड कर देते और आपका ईबीटी 100% से बढ़ जाता है। इसका मतलब 98,000 प्लस 98,000। बोलो बोलो, अब ठीक है? ये वाले क्वेश्चन में ही सबको डाउट था, ये ठीक लग रहा है? देखो, अगर बेटा ऐसी कोई भी दिक्कत आती ना, इट्स बेटर यू कम टू मी। आप पीछे सोल्यूशन देख के, लिखा यही है सोल्यूशन में, लेकिन वो कुछ उस ढंग से लिखा है कि देख के घबराहट होगी, पता नहीं क्या ही कह रहे हैं कि 40 कर लो और क्या 40 कर लो, पता नहीं क्या। अब ठीक है? क्या ठीक है? अब आ जाए क्या जिस चैप्टर पे चल रहे हैं उस पे? अरे यार P1 कल ही तो बोल, अच्छा P1 मैं बोल देती हूँ बेटा। P1 U और L वाला जो क्वेश्चन है वो पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा, उसके बाद उस सवाल को किया जाएगा, ठीक है? चलो बेटा शुरू करें। कोई लिख रहा है? लिखो लिखो, आराम से लिखो। बेटा लिखना है तो लिखो, नहीं तो मुंह मत चलाओ कैसे भी। आप लोग तो शिफ्ट्स में छुट्टी कर लेते हो। भाई आज तू आ जा, मैं छुट्टी कर रहा हूं, मैं तुझे समझा दूंगा। हाँ, कल तू आ जा ना तो मैं तुझे समझा दूंगा। हाँ, एक दिन मैं भी ऐसा करके देखूंगी कैसा लगता है। चलो बेटा प्लीज, ये समझने में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? बोलो, ठीक लग रहा है? चलो, हाँ रह रहा है ये वाला, ठीक। चलो, हाँ हाँ, तो इसीलिए तो हम लिवरेज को डबल एज्ड स्वॉर्ड कहते हैं कि अगर बढ़ सकता है तो उतना ही कम भी तो होगा बेटा। अरे क्वेश्चन कहा ही नहीं है पॉजिटिव, क्यों देखें? क्वेश्चन कह रहे हैं नेगेटिव देखने के लिए। अगर क्वेश्चन कह रहा होता एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी विल बी डबल्ड, तब मैं बिल्कुल देखती, लेकिन तब भी फॉर्मूला मेरा यही होता कि अगर मैं 100% से बढ़ाना चाहती हूं ईबीटी को, तो मुझे सेल्स को कितने % से बढ़ाना होगा। बस अब आपका डिस्कशन 4 साढ़े 4 बजे के बाद, मैंने कुछ सुना ही नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेटा प्लीज मेरे पास, अच्छा एक ना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एन नंबर ऑफ डाउट्स, कैसा भी, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा 2 बार पूछा हुआ कोई भी, नॉट ऑन व्हाट्सएप। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप मुझे फोटो खींच के भेजे ये कहां से आया, और मैं आपको व्हाट्सएप पे टाइप करके बताऊं फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर ऐसा हो गया और फिर ये आया। तो सॉल्व तो उनके पास किताब में भी होता है बेटा, समझना होता है कि, तो ये आप अपने पास रखें। कल जब भी मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूं प्लीज फेस टू फेस पूछे। चलो इधर देखो बेटा, कल
दो बात की थी, प्रोक्योरमेंट की और रिटेन रखने की। बेटा प्लीज अब एकदम 1 घंटे के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओ। हमने देखा कि किसी भी फंड को अगर मैं हासिल करना चाहता हूं तो उस फंड को हासिल करने के लिए भी मुझे एक अमाउंट पहले पे करना पड़ता है, तभी उस कैपिटल को मैं हासिल कर पाता हूं। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब हमने एग्जाम्पल लिया था बेटा कि अगर मैं बैंक से लोन लेने जाता हूं तो मेरे बीच का जो एजेंट है वो 1% 2% खा जाता है। इसका मतलब लोन तो मैं मांगता हूं 100 रुपए का, लेकिन मेरे हाथ में आता है 98, 99, 95 जो भी। ठीक बात है। उसके बाद जब मैं बैंक का लोन यूज करने लगता हूं तो साल दर साल मुझे उसको यूज करने के भी कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक बात है। इसका मतलब इस बात से मुझे इस बात का पता चला कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेज द कॉस्ट इनकर टू प्रोक्योर and retain the different types of funds that is known as cost of capital। बोलो ठीक है। हमने देखा कि 2 प्रकार के कॉस्ट होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। बेटा कल तक हम केवल एक्सप्लिसिट की ही बात कर रहे थे, सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड था। 1% लगेगा इशू में, 18% इंटरेस्ट लगेगा, 8% इंटरेस्ट लगेगा। ये सब कुछ काम करने से पहले ही क्या होता है बेटा, तय होता है, जिसमें किसी प्रकार का बाद में कोई लोचा न हो। लेकिन एक बात हमने देखी थी, ठीक ठीक लगा लो। क्यों ठीक ठीक लगा लो भाई? क्योंकि जो मेरा पैसा है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के मेरे पास और भी कई ऑल्टरनेटिव्स हैं। तुम नहीं करोगे पूरा तो हम कहीं और लगा देंगे, तो वो क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन हमने उसका एग्जांपल लिया था इक्विटी डिविडेंड, और हमने ये भी एक बात बोली थी कि एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। वो बात हम आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, दैट विल सी। कल हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, और उन स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने पहला देखा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी डिनोटेड बाय टर्म के, कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल बी डिनोटेड बाय के। अगर डिबेंचर हुआ तो डी, लोन हुआ तो एल, प्रेफरेंस हुआ तो पी, और इक्विटी हुआ तो ई। क्या आपको ये बातें थोड़ी बहुत याद है? हमने होमवर्क तो हम नहीं करते हैं, लेकिन क्या हम जो पढ़ते हैं वो तो एक बार जाके देखना ही पड़ेगा बेटा, वरना काम खराब हो जाएगा। यहां देखेंगे 2 केस हमने कल देखे थे, इरिडीमेबल डिबेंचर्स एंड रिडीमेबल डिबेंचर्स। बोलो। इरिडीमेबल डिबेंचर ने कहा KD इज इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, और रिडीमेबल ने हमें कहा KD इज इक्वल्स टू I 1 माइनस T प्लस RV माइनस SV अपॉन N, RV प्लस SV अपॉन 2 इंटू। आप में से मुझे कल 2-3 बच्चों ने शाम को मैसेज भेजे कि मैम ये RV प्लस SV अपॉन 2 का लॉजिक बता दो। यहाँ क्यों कैपिटल का नाम नहीं लिखा? यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे कि डिबेंचर अपॉन फंड रेज्ड थ्रू डिबेंचर्स, लेकिन यहाँ पे ये क्यों किया? बेटा ध्यान से सुनना। आज 1/4/19 को मेरे कैपिटल का स्ट्रक्चर या कैपिटल का जो बैलेंस है वो X है। जिन्होंने भी भेजा था और ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है? और मुझे 5 साल के बाद दैट इज 1/4/24 को
ये पैसा जो डिबेंचर से मिला है वो क्या करना है बेटा, लौटा देना है। बोलो ठीक है। आपने हर जगह देखा 5 साल 8 साल 10 साल के लिए हम लोग पैसे ले रहे हैं। इसका मतलब या तो मुझे एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट अमाउंट पता हो एडजस्टेड कैपिटल का, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं है तो मुझे ये बात पता है कि मेरा पैसा जो है वो 100 से 110 के बीच में ही हर वक्त लाए कर रहा होगा। बोलो सही बात है। अगर यहां मैं आऊं 1 4 20 में तो यहां पे मेरे कैपिटल की फिगर कुछ और होगी, यहां पे मेरे फंड की फिगर कुछ और होगी, लेकिन वो लाई करेगी बिटवीन 100 टू 110। इसलिए हम लोग इसका एवरेज लेते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पास उस समय जो भी एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ द फंड है वो हमें पता नहीं है। तो हम मानते हैं कि यहां से यहां के बीच की ही अंदाजन रही होगी। इसलिए आज ही हम इस बारे में बात करने वाले हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड कहते हैं इसको। कौन सा मेथड? अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। इसका मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है। इस देखो आप ही ने तो कहा मैम क्या पता 100 ही रह जाता, लेकिन हमने तो 105 पे निकाल दिया। तो इसीलिए हमने क्या कहा, इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब आपका कल वाली बात आपको कितनी याद है उसके लिए एक क्वेश्चन कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं बता रही हूं बेटा, जो लोग कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, मुंह बंद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में 2006 का एग्जाम का सवाल है बेटा, मुंह बंद, बिना डिस्कशन के एक बार पढ़ लें। चलो फिर आप बनाएंगे इसको, फिर मैं चेक करवा दूंगी फटाफट। अ कंपनी इश्यूज ₹10 लाख। बेटा देखो एक और छोटी बात का ध्यान रखना है, ₹10 लाख एंड 10 लाख डिबेंचर्स, दोनों में 1 लाख गुना फर्क है। ₹10 लाख का मतलब है कि मेरी जो इश्यू प्राइस है वो कितनी है, 10 लाख, ठीक है, नंबर नहीं है वो। 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। द डिबेंचर आर रिडीमेबल at the expiry of fixed period of 7 years. The company is in the 35% tax bracket. बेटा क्या रिडेम्पशन की कोई बात की है? मैम की है कि 7 साल में लौटा देंगे। क्या कहीं भी की है कि कितने में लौटा देंगे? तो कितने में लौटाएंगे बताओ? एट पार, दैट इज 100। इमीडिएटली 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, सिचुएशन ए बी सी और सब क्वेश्चन 2। बेटा रिडीमेबल है, फॉर्मूला आपके पास है, और खूबसूरती पहले वाले क्वेश्चन की ये है कि यहाँ पे कोई इशू एक्सपेंसेस भी नहीं है। इसका मतलब मेरे नेट प्रोसीड्स भी पूरे के पूरे हैं जितने मैंने मांगे हैं। इसको करिए एक बार, कुछ नीचे दिया ही नहीं है बेटा, वो तो सेकंड क्वेश्चन है, अलग है वो। पहले वाले क्वेश्चन और दूसरे वाले क्वेश्चन की कंडीशंस मिलाएंगे नहीं, वो पूरा दूसरा क्वेश्चन है।
किसमें? हाँ बिल्कुल। क्यों बेटा? 10% डिस्काउंट दोगे तो 10 लाख रुपए के शेयर का 100 रुपए के शेयर का लोग 90 रुपए देंगे ना आपको। 3 बार सोचो कि 3 बार इशू किया है, एक बार पार पे, एक बार डिस्काउंट पे और एक बार प्रीमियम पे। क्या पहले वाले केस में कोई एक्स्ट्रा बर्डन है? बिल्कुल नहीं। 100 में लिया, 100 ही लौटाना है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, कितने बच्चे हैं जिनको करने में परेशानी आ रही है बेटा? सच्ची सच्ची बताएं। चलिए 1 2, वेरी गुड। और बाकी या तो झूठ बोल रहे हैं या कर रहे हैं। लेट्स सी, कहाँ फंस रहे हो बेटा? कल आया नहीं था? अरे यार ऐसे मत करो प्लीज। कम से कम चैप्टर के पहले दिन तो तू आया था कल? हैं? जो नहीं आया था वो उसकी परेशानी, मेरी नहीं है। हाँ आया था। कहाँ दिक्कत आ रही बेटा? सब में लगाओ बेटा। वो तो मैंने तब बताया था कि जब क्वेश्चन लिख के दे कि स्पेशली कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज आल्सो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, क्या कहीं लिखा है? तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ। नेट प्रोसीड क्या होती है बेटा? जितना मैंने मांगा माइनस जितना उसको लेने में मुझे पैसे लग गए, उन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं नेट प्रोसीड्स। देखिए मेरी ना आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम से कम जिस दिन चैप्टर शुरू होता है उस दिन गोल नहीं मारो बेटा, हाल खराब हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग होना नहीं इसके बिना, कैपिटल स्ट्रक्चर होना नहीं इसके बिना। अच्छा चलो अब टेस्ट चेक कर लें। अच्छा 1 मिनट ले लो आप, जब तक मैं अपना पेन कॉपी सब रेडी कर लूं। हाँ वो हो गया। चलिए आओ बेटा यहां देखें। पहला केस क्या है? एट पार। बेटा अब क्यों डिस्कशन करना है? आपने कर लिया ना। अब जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए कैसे भी इधर देखिए। केडी क्या होता है? क्या मैं एक बार फॉर्मूला लिख के आगे चला दूं? इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एसवी अपॉन एन। क्या ये सबने सही लिखा है? चलो एट पार में इंटरेस्ट इज 12%, 1 लाख, 1,20,000। क्या ये ठीक है? अच्छा बताओ, वापस तो मुझे हर बार 10 लाख ही करना है। क्या इसमें किसी को टेंशन है? क्या इसमें किसी को टेंशन है? अगर मैं चाहे पार पे इशू करूं, चाहे डिस्काउंट पे, चाहे प्रीमियम पे, मेरा रिडेम्पशन वैल्यू 10 लाख ही रहेगी। बेटा पहले वाले में एट पार था तो पैसा भी कितना आया होगा? पार पे कितना? 10 लाख। मैच्योरिटी पीरियड 7 years। कितना? 7 point
कितने बच्चों ने सही किया है बेटा? चलिए वेरी गुड। अच्छा, और जिनसे गड़बड़ी हुई, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, उसका पीछे कारण क्या है? क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि इशू पार पे किया और इसमें रिडीम करेंगे? ऐसी घबराहट किसी को ही हो? बी इज एट डिस्काउंट, कितना % डिस्काउंट? क्या इंटरेस्ट बदल जाएगा? क्या टैक्स बदल जाएगा? क्या रिडीमेबल वैल्यू बदलेगी? लेकिन ये बदलेगा, क्योंकि मेरी नेट प्रोसीड्स विल बी 10 लाख प्लस 9 लाख अपॉन 2 इंटू 100, 9 पॉइंट। ये कितनों ने सही करा है? चलो वेरी गुड। एंड सी इज एट प्रीमियम। ये तो और अच्छी बात है बेटा, लिया था 110 और देना है 100। चलो वेरी गुड। 1/20 11 लाख अपॉन 7 कितना हो गया? ये 10,50,000 नीचे वही रहेगा ना, नीचे 10,50,000 कितना? 6.07। कितने बच्चों ने सही कराई? आपको ये बात ध्यान रखनी कि ये माइनस हो जाएगा जब नीचे आएगा। कितने बच्चों ने सही किया? एक बार और हाथ उठाए। सेकंड वाला बी पार्ट किससे किससे बन गया है? अच्छा कर रहे हैं यार। सेकंड वाला किसका किसका हो गया? अरे तो आधा हाथ उठाए यार। अच्छा कर रहे तो चलो सेकंड वाला ना हम साथ कर लेते हैं, फिर नई बातें सीखेंगे ना बेटा आज। चलो सबसे पहले निकाल लो उसकी बेटा प्लीज। क्या नेट प्रोसीड्स का फॉर्मूला होता है? इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। बोलो ठीक है बेटा। मांगे कितने थे पैसे? 10 लाख, जिसमें से 2% का तो वो मुझसे कमीशन मांग रहे हैं, ब्रोकरेज। कितनी? इसका मतलब मेरी नेट प्रोसीड्स, जिसको हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं SV, वो कितनी है? 9,80,000। तो KD इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस RV क्या हमेशा ही 10 लाख। इसकी नेट प्रोसीड 980 अपॉन 7 10 लाख प्लस 980 अपॉन 2 8.16। अरे 6 और 7 जो लगाना तुम लगाओ। ये कितने बच्चों को इसमें गड़बड़ नहीं है? ये ठीक है? गड़बड़ नहीं है? अरे तो हाथ तो उतने ही है, वो समझे है तो भी, और है गड़बड़ है तो बाकी कहाँ गए यार? बाकी पहले ये सोच रहे हमारे साथ हो क्या रहा है। अच्छा क्या ये ठीक है? क्या अब हम दूसरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ आगे बढ़े? बेटा कल अगर किसी कारण से आप नहीं थे तो आज जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलो ये लिख लिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं, 100% कोई दिक्कत नहीं। आप लिखो 12 100% सेम आएगा बेटा।
बस चलो अब एक कहानी। हाँ चलो बंदर वाली, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपस में अब आपको जो भी एक दूसरे को पढ़ाना है, वो जो तुम 2 घंटा पिकनिक मनाते हो ना, उसमें पढ़ाओ। जो भी मैंने बोल दिया, अब तुम लगाते रहो दिमाग। चलो बस बेटा यहां देखेंगे, हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सम स्पेसिफिक कैपिटल्स की। बेटा जो कल गलती से भी कोई भी अगर पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज देख लो बड़े ध्यान से। हमने पहले सबसे पहले बात की थी लॉन्ग टर्म डेट्स, दैट इज डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स का एक हिस्सा अभी समझाना बचा है, और वो है कि अगर मान लो डिबेंचर्स को इंस्टॉलमेंट में रिडीम किया जाता तो क्या होता, ये पढ़ेंगे। फिर दोनों को एक साथ देखेंगे कि इंस्टॉलमेंट में अगर कोई भी चीज वापस होगी तो वो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे डिबेंचर्स, दोनों का बिल्कुल फॉर्मेट सेम होगा। यहां देखेंगे अब हमारे पास कौन से शेयर हैं बेटा, प्रेफरेंस शेयर। अब हम ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि क्या किया जाए, प्रेफरेंस शेयर के रूप में पैसे इकट्ठे किए जाएं। ठीक है, क्या जब भी मैं प्रेफरेंस शेयर नाम सुनता हूं तो जो सबसे पहली बात मेरे जहन में आती है वो बात है कि इनके तो नाम में ही प्रेफरेंस है। इसका मतलब कि जब भी शेयर्स में आपस में तुलना की जाएगी तो इनका नंबर हर चीज में पहले आएगा। बोलो ठीक बात है। चाहे डिविडेंड देना होगा तो भी ये पहले आके खड़े हो जाएंगे, मेरे नाम में प्रेफरेंस है। जब कल को पैसे लौटाने पड़ेंगे तो भी ये कहेंगे कि मुझे पैसे दो, मेरे नाम में प्रेफरेंस है। ये ना बड़े अजीब लोग होते हैं। अजीब कैसे, एक तरफ तो कहते हैं मैं तुम्हारा शेयर होल्डर हूं, और दूसरी तरफ डेट जैसी हम हरकत करते हैं कि देख लो इतना तो कम से कम देना ही पड़ेगा वरना मेरा काम नहीं होगा। ठीक बात है। लेकिन कंपनीज एक्ट ने एक पावर कंपनी को दी हुई है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर भी सकती है और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी कर सकती है। क्या आप इन बातों को तो समझते हैं? तो प्रेफरेंस शेयर ने कहा हम कौन सा कह रहे हैं आज ही दे दो, हम कह रहे हैं कि जब दोगे तब पहले हम लेंगे। और एक बात, हम कोई ऐसे वैसे शेयर होल्डर नहीं है। मत दो आज, कल 2 गुना देना, परसों भी मत दो, फिर 3 गुना देना। और अगर ऐसा ही तुम्हारा रंग ढंग 3-5 सालों तक चलता रहा तो हम वोटिंग राइट्स भी ले लेंगे और तब तुम्हारी बैंड बजाएंगे एजीएम में। बोलो ठीक बात है। तो इसलिए जब भी हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की तो याद रखना है दे हैव सम प्रेफरेंशियल राइट्स। अब यहां पर एक बात आती है बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है डिविडेंड। यहां कौन, फिर अरे ये तो आपको आंख बंद करके रटाया जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट, फिर ईबीटी, फिर टैक्स, फिर ईएटी, फिर बस। अरे काम अपने को यहीं तक काम है, यहीं तक सीखो बस। बेटा ध्यान से देखना है, हम जब कल बात कर रहे थे इस फिगर की
तब बार बार हमने एक बात बोली थी कि ये जो इंटरेस्ट है वो मेरी टैक्सेबल इंटरेस्ट को, टैक्सेबल इनकम को कम करने में मेरी हेल्प करता है। बोलो ठीक बात है। और हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बात भी समझी थी। क्या आपको इतना लॉजिक तो है कि अगर हम खर्चे बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड की, तो ये देना तो है ही, क्योंकि ये क्या है, फिक्स्ड। लेकिन आपको लगता है कि इस वाले डिविडेंड पे मुझे किसी भी प्रकार का टैक्स बचता हुआ दिखेगा? देखो आपके सामने है, देखो आपके पास एक ये खर्चा है, ये खर्चा है। अगर इन दोनों खर्चों को बढ़ाया जाए तो मेरी ईबीटी घट जाएगी। बोलो, क्या मैं बहुत फारसी में तो नहीं बोल रही हूँ ना, ठीक लग रहा है? हाँ। और उसी की वजह से टैक्स भी कम हो जाएगा, इसमें किसी को आपत्ति है? लेकिन बेटा जो ये लोग हैं वो तो टैक्स के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। इसका मतलब पहले टैक्स दे के आओ, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। इसका मतलब जब भी मैं प्रेफरेंस डिविडेंड के कॉस्ट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कॉस्ट की बात करूंगा तो हमेशा याद रखना बेटा कि इसमें किसी प्रकार की टैक्स सेविंग मुझे होने वाली नहीं है। इसका मतलब अगर उसको 8% का डिविडेंड देना है तो जेब से 8% ही जाएगा, और हो सकता है कि ज्यादा भी चला जाए। मैम ज्यादा कैसे जाएगा? नहीं, आप बता दो ना, ज्यादा कैसे जाएगा? ये मांग कितना रहे? 8%। बेटा नेट प्रोसीड की वजह से फर्क नहीं पड़ेगा क्या? कितना मांग रहे हैं ये लोग? आपके शेयर का दाम कितना? 5% का फ्लोटिंग कॉस्ट। अब बोलो आएगा 8%? 8 अपॉन आएगा क्या 8%? कितना आएगा? 8.42 की 24? ये देखो, इसका मतलब हमें एक्चुअल पता करना, बेटा प्लीज हमें एक्चुअल पता करना है कि ये लोग जो 8% मांग रहे हैं वो मेरे लिए इफेक्टिव कितने का पड़ता है। हमने देखा कि अगर डिबेंचर 8% मांग रहे होते तो हम कहते कि 8% इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसका तो 30% टैक्स बच जाता है। इसका मतलब मेरा 70% ही इफेक्टिव है। लेकिन ये बेचारे तो ये भी नहीं कह सकते। बोलो क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनका एप्रोप्रिएशन होता है टैक्स के बाद। ये लोग प्रॉफिट को कम नहीं करते, ये प्रॉफिट का बंटवारा लेते हैं। बात को ध्यान से सुनना है। इंटरेस्ट में क्यों टैक्स की सेविंग दी थी बेटा? क्योंकि जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना ईबीटी घटेगा। हमें क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी बढ़ाओ। यहां पर टैक्स का कोई भी किसी प्रकार की सेविंग्स नहीं मिलेगी। आप अब लिखेंगे, मैम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैम तो आपने कुछ फॉर्मूला सिखाया नहीं, लिखो पहले। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल preference shares are those shares having preferential rights over equity shares.
regarding the dividends and repayment of capital. Nowadays, क्या अब आप नॉन रिडीम या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर क्वेश्चन कहेगा तो क्या हम उसको कहेंगे कि अब ऐसा नहीं होता? नहीं, अगर क्वेश्चन कहेगा तो वैसा ही होता है। Nowadays, preference shares cannot be irredeemable. It has to be redeemed within, ये भी लागू होते हैं within 20 years. In case when preference share are irredeemable, के पी, क्या ये के पी ठीक है? Cost of preference share capital is preference dividend upon क्या? Net proceeds into 100। बेटा मुझे तो हर साल केवल उनको डिविडेंड ही देना है, क्या एक्स्ट्रा का कुछ जुगाड़ रखना है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आ गया उसको अब लौटाना नहीं है, मुझे हर साल केवल उनको एक ही चीज देनी है और वो क्या है? प्रेफरेंस डिविडेंड। और नेट प्रोसीड का मतलब वही है जो डिबेंचर्स में था, दैट इज इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। बोलो ठीक है? क्या ये डिबेंचर जैसा ही नहीं है? सिर्फ एक फर्क है कि इसमें टैक्स की बचत नहीं होती। क्यों नहीं होती बेटा? क्योंकि दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। बोलो ये ठीक है? क्या मैं जल्दी भाग रही हूं? ठीक लग रहा है? बेटा प्लीज तुरंत आप बोल सकते हैं। यहां हमने क्या देखा कि अगर पैसे वापस नहीं करने तो मुझे केवल एक ही चीज रखने के एक ही पैसे लग रहे हैं और वो है उनका डिविडेंड। कोई लिख रहा है? प्रॉब्लम नंबर 11 2.12, वो पन्ना जो अभी आपने खोला ही हुआ था 10 नंबर के लिए, जिसमें से आपने सॉल्यूशन टाप टाप के लिखा है, वही वाला। नहीं, चलो चलो आप भी ऐसे करके पढ़ो उसको। हाँ, ग्रीनफील्ड हैज इशूड 10 लाख कौन से प्रेफरेंस बेटा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 150 each at a coupon rate of 14%. The issue expenses are 15 rupees per share. Calculate the cost of preference share capital. आप कर पाएंगे तो फिर करिए। हो गया, वेरी गुड। आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना पड़ेगा बेटा? 150 का कितना परसेंट? 14%। कितना होता है? कितना? 21। और आपकी नेट डिविडेंड कितना? 21। नेट प्रोसीड 130 कितना? 15 पॉइंट
15.55। क्या ये ठीक है? सोचो अगर इसकी जगह डिबेंचर लिखा होता तो कोई फर्क पड़ता? हम कैसे नहीं पड़ता? हम इंटरेस्ट में टैक्स को माइनस करते। बेटा यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हो सकता भी है, यहां भी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां टैक्स दिया भी हो सकता है, लेकिन हमें लेना नहीं है। I was about to ask. चलिए ये हो गया। आपने कौन सा प्रॉब्लम किया यहां पे लिख लो बेटा, प्रॉब्लम 11। और KP इज 14% ऑफ 150 upon 150 minus 15 into 100, that is 21 upon 135 into 100, 15.55। क्या एक स्टडी का भी देखेंगे क्वेश्चन? देखेंगे बेटा S6 देखो प्लीज, मैं कोशिश कर रही हूं कि आपके साथ साथ क्वेश्चन होते चले जाएं आप, लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो बेटा मजा नहीं आएगा फिर। एक्स कंपनी इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 95। क्या आपका नेट प्रोसीड सामने सामने है? मैंने 100 रुपए का शेयर इशू किया लेकिन मिले 95। बेटा क्या यहां कहीं भी शेयर को वापस करने की बात हुई है? अगर यहां पर शेयर को वापस करने की कोई बात नहीं हुई, इसका मतलब ये शेयर कौन से वाले रहे होंगे? बताओ, इरिडीमेबल। तो इसका मतलब 10 अपॉन 95 इंटू 100 कितना? 10.526 बोला किसी ने बोला 10.2, जो भी 526। कौन सा क्वेश्चन था वो? S6। अच्छा एकदम सच्ची बता दो बेटा, मैं बिल्कुल भी ना गुस्सा करूंगी ना कुछ भी, कि आपको थोड़ा सा भी क्या इस वाले क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आई है? हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 10% ऑफ 100, नेट प्रोसीड्स इज 95, तो KP इज इक्वल्स टू 10 अपॉन, दैट इज 10.526%। आगे बढ़े? चलो बेटा बस अब आगे बढ़ते हैं। इसको जूम आउट कर दूं? चलो बस मैं अभी भी आपसे कह रही हूं, इन केस ऑफ एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर प्लीज डू लेट मी नो इमीडिएटली, क्योंकि ये खाली दिखावा है। एक्चुअली चीजें जो कल हम लोग देखेंगे वो इसके मुकाबले कम से कम 10 गुना ज्यादा कंसेप्चुअल होंगी। तो आप, क्या दिक्कत है? नई बातें सीख रहे हैं, सीखते चलिए, लेकिन मुंह बंद रखिए। हाँ अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैंने कहा 8% प्रेफरेंस वाले डिविडेंड मांगते हैं। कब? जब शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए होती है। ठीक है,
अब प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम इस 100 रुपए वाले शेयर को 1000 में बेचो, 500 में बेचो, चाहे 90 में बेचो, उनको तो हर बार 100 रुपए का ही 8% चाहिए। बोलो ठीक बात है। इसका मतलब अगर मैंने 8 रुपए दे रही हूं, तब जब मैंने 100 रुपए उठाए थे तब कितना परसेंट हुआ? 8%। सोचो अगर मैंने 100% प्रीमियम में इशू किया होता तो देना तो तब भी 8 रुपए पड़ता, लेकिन मेरे पास आते कितने? 200। क्या मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती? लेकिन सोचो मैंने 10% डिस्काउंट में इशू किए होते तो 90 रुपए आता, तो मुझे 8 रुपए तब भी देने होते जब मेरे पास 90 आए थे। इसका मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8 से बढ़ जाती। अब ठीक, बस किराए के मोबाइल जेब में ही रहने दें, और जेब में खलबली मचाते हैं तो मोबाइल में रख दें। पता पहले ना, बैग में, पहले ना मैं बैचेस में कुछ शुरू में डायलॉग मारती थी, लेकिन फिर नीचे सब मेरी हंसी उड़ाने लगे तो छोड़ दिया मैंने। मैं ना क्लास में आते ही पहले एक बात बोलती थी कि होशियारी और मोबाइल दोनों जेब से बाहर नहीं है। ये सब चुरा लेती है यार वो। हाँ, दिस इज आई टोल्ड यू, कभी नेवर एवर हैव अ सिबलिंग हु टीचर्स इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टू ऑफ योर प्रीवियस लेवल। थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, सब सारा कुछ सीख के आ रहा है। बता, आप फाउंडेशन में इंग्लिश पढ़ के आए आप लोग? हाँ, इतना तो चल सकता है। ये 1 मिनट बस, इमीडिएटली बस इंग्लिश पढ़ाने के लिए। चलो इधर देखेंगे बेटा। अब बात करनी है जब प्रेफरेंस शेयर क्या हो? रिडीमेबल। इसका मतलब आज 1/4/2019 को मैंने अपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 100 रुपए में, जिनको मुझे आज से 10 साल के बाद, दैट इज 1/4/2029 को वापस करने हैं 110 रुपए में। ध्यान से सुनेंगे बेटा, कल बहुत ज्यादा नाटक किया था इसके ऊपर कि मुझे अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को के पैसे रखने हैं तो मुझे हर साल देना होगा उनको डिविडेंड। बोलो, अगर मुझे ये पैसे यहां भी रखने हैं तो मुझे यहां भी उनको देना होगा डिविडेंड, और ये काम मुझे आगे आने वाले 10 साल तक करना पड़ेगा। बोलो ठीक बात है बेटा? तो इसका मतलब हर साल 8 रुपए तो मेरे जेब से जाएंगे ही जाएंगे, इसमें किसी को कोई आपत्ति है? नहीं। लेकिन आज जब मैंने बात शुरू की तो मैं कहा हूं 100 में, लेकिन मेरे प्रेफरेंस वाले चाहते हैं कि जब दोबारा मुलाकात हो तब जेब में 110 रुपए लेके आना। इसका, और इस 10 रुपए को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने मुझे 10 साल दिए हैं। बोलो ठीक बात है? इसका मतलब मुझे अगर 100 से 110 तक जाना है तो कितना डिफरेंस तय करना होगा? 10 रुपए का। बोलो, अगर ये 10 रुपए का डिफरेंस मुझे 10 सालों में कवर करना है तो हर साल और कितना एडिशन बर्डन मुझे उठाना पड़ेगा डिविडेंड के अलावा? बोलो 1.25। यार तुम तो ऐसे कॉन्सेप्ट हिला दोगे यार पूरा। कोई बात नहीं, बस कोई दिक्कत। दिस इज व्हाट वी टॉक इन EIS अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
whenever you not use calculator for calculating 10 divided by 10, sometimes these type of result can be shown. ठीक है, चलिए बस आपने ये बात तो मानी बेटा कि हर साल 8 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन जब मैं 10 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हर साल का 1 रुपया भी मुझे एडिशन बर्डन झेलना पड़ेगा। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? बोलो। अगर ये डिबेंचर होते तो यहां पे मुझे टैक्स का फायदा मिलता। बोलो। अगर ये डिबेंचर होते तो मुझे यहां पे टैक्स का फायदा मिलता, लेकिन ये तो डिविडेंड है, इसका मतलब टैक्स देने के बाद वाली फिगर। तो क्या यहाँ पे किसी भी प्रकार की टैक्स सेविंग की कोई गुंजाइश है? इसका मतलब हर साल मुझे 9 रुपए की चपत लगेगी, लेकिन क्या मैं ऐसा लिखूं प्रेफरेंस डिविडेंड 1 बाय टैक्स? नहीं। एक तो 8 रुपया प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस, हमारे केस में क्या ठीक है? आपने जब नॉर्मल बात पे ये माना कि 8 रुपए तो देना ही पड़ेगा प्लस 1 रुपया और देना पड़ेगा, कैसे पता चला? जब मैंने इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से कंपेयर किया, डिवाइडेड बाय n। क्या आज भी? अरे मैम ये तो बिल्कुल सेम निकला। किसके जैसा? डिबेंचर के जैसा, लेकिन टैक्स, लेकिन यहां पर टैक्स की सेविंग्स नहीं मिलेंगी। क्या आपको ये फॉर्मूला जस्टिफाइड लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि मैम प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट द चार्जेबिलिटी। बताओ किसी को कोई परेशानी है? ये 9 रुपए क्यों आएगा? किसी को कोई परेशानी है? अगर ये डिबेंचर होते तो टैक्स बच जाता बेटा। क्या इसको समझने में किसी को आपत्ति है? कल आपको दिखाया भी था कंपनी एक्स और कंपनी वाई का कि 2 लाख रुपए का डिफरेंस होने के बावजूद उनकी नेट इनकम में केवल 1 लाख रुपए का अंतर था, एंड दैट इज ड्यू टू टैक्स। तो आप बी हेडिंग ए बी सी डी, क्या ए चल रहा है, बी लिखेंगे। बी लिखेंगे इन केस देखो सेकेंड ग्रुप में आपके जो पहला और आखिरी पेपर है सेकेंड ग्रुप का, नंबर 5 और नंबर 8 नंबर यहीं से आएंगे। जो मैक्सिमम नंबर फेच आप करेंगे वो एफएम इको और एडवांस अकाउंट से होगा। हाँ, इको से भी, इको में भी आपने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी आता है वो। लेकिन आप अगर यहाँ पे लापरवाही दिखाएंगे ना बेटा, तो मजबूरन ऑडिट और ईआईएस पे तो बातें रिटेन रखना मुश्किल है, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी कम है, और ये तो हमें पसंद भी आती है। तो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर फोकस कीजिए कि अगर थोड़ा सा वहां ऊपर नीचे हुआ तो कम से कम ये खींच ले। बेटा थोड़ा ही ऊपर नीचे तक खींच सकता है, ज्यादा हुआ तो साल में 2 बार का इंतजाम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस KP is preference dividend plus RV minus SV upon N whole divided by RV plus
SV upon 2 into 100. चलो शुरू करें। आइए पहले S5 में, चलो वेरी गुड, 10.76। चलो देख लेते हैं कैसे आया ये 10.76। S5 S5 चलो बेटा यहां देखो, चलो यहां देखेंगे प्लीज, अपनी किताब में भी देख सकते हैं। XY लिमिटेड इश्यूज 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट 95। क्या आपको यहां से नेट प्रोसीड दिखाई देने लगा कि 100 रुपए तो मांगे थे लेकिन मिले केवल 95 हैं। The company proposes to redeem the preference share at the end of 10th year from the date of issue। बेटा लिया तो हमने लोगों से 95 रुपया है, लेकिन ये कहते हैं कि 10 साल बाद जब मिलो तब कितना लाना। क्या 110 लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मतलब 100 लेके आना। तो इसका मतलब 10 सालों में 5 रुपए 0.5 बना के दिखाइए इसको। कितने बच्चों ने कर लिया है ये? चलिए वेरी गुड। और जितने बच्चे जो कर रहे हैं लेकिन समझ आ रहा है, कर रहे हैं, हाँ चलिए फिर ये भी ठीक है, करिए, कहीं कोई हड़बड़ी नहीं हो रहा है। जिन्होंने कर लिया वो S7 देखेंगे। अरे मैंने कहा जिन्होंने कर लिया भाई, मैं कहां हड़बड़ा रही हूं। S7 बेटा, S7 कितने, अब बताओ किसका किसका हो गया S5 पूरा डन। अरे जो बाकी बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? वो हम पहले उठा चुके हैं हाथ, ऐसा है, दोबारा नहीं उठाएंगे। चलो कोई बात नहीं। यहां कौन सा था बेटा? S5, S7, उसके बाद S7। ये कितना है? 10 प्लस 10 पॉइंट, ये ठीक है? क्या किसी को भी ये समझने में कोई परेशानी है? S7 बेटा प्लीज देखो, इफ R Energy is issuing preferred stock at 100 per share with a stated dividend of 12, 100 रुपए के बदले 12 रुपए का डिविडेंड तुमको हर साल देंगे, एंड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%, तो आपकी सेल्स वैल्यू इज 97 या आपकी नेट प्रोसीड्स इज 97। क्या ये समझने में किसी को दिक्कत हुई है? क्या यहां पर कहीं भी पैसों को वापस करने की बात हुई है? तो इसका मतलब ये कौन से वाले शेयर्स हैं? इरिडीमेबल। तो इरिडीमेबल इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 97 इनटू 100, 12.37। कितने बच्चों से हो गया बेटा ये? चलो क्या बात है, वेरी गुड, ठीक लग रहा है। अब एक बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन,
मैं आपको उसके लिए एक सफिशिएंट टाइम भी दूंगी। P13 प्रॉब्लम नंबर 13। लेकिन बेटा आपको अपने साथ ईमानदारी रखनी होगी क्योंकि नीचे सॉल्यूशन भी है। प्रॉब्लम 1, 3, 13। एक बार आप कोशिश करेंगे कि मैं पढ़ लूं साथ में? चलो करो। दोनों पार्ट्स करने हैं बेटा 1, 2, क्योंकि अब आप दोनों को जानते हैं। आप डिबेंचर का भी जानते हैं और प्रेफरेंस का भी जानते हैं। अब देखो यहां नीचे लिखा है नोट बोथ कंपनीज आर पेइंग टैक्सेस एट 50%, जबकि आपसे प्रेफरेंस भी निकालने को बोल रहा है और टैक्स रेट भी दे रहा है, तो उसमें हमें ध्यान नहीं देना है। वाह कितना सुंदर सॉल्यूशन भी आगे आगे लिखा है। मैं ये हटा देती हूँ। आप किसी के पास ऐसा है जो यहां से क्वेश्चन देख के कर रहा हो? अच्छा चलो देख लो, अब तुम्हारे ही ऊपर है। किसी ने कहा हो गया, मैंने सुना है ऐसा। देखो एक कैलकुलेटर पे करना अलग होता है बेटा, कॉपी में करना है उसको, ठीक है ना? हाँ ना, डन। हाँ कॉपी में किया, वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर लिया पहला पार्ट? दोनों? अच्छा अभी एक हुआ है, कोई बात नहीं, कहीं होगा दोनों हो गया, वेरी गुड। चलिए वेरी वेरी गुड। और जो फ्री वेले में बैठे हैं उनके पीछे का क्या कारण है? हाँ जी, कितने बच्चों का हो गया? चलिए अरे फिर पहला पार्ट नलाए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। पहला क्या है? डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एंड रियलाइजेस 95 per debenture. The debentures are redeemable after 10 years at a premium of 10%. 95 मिला है लेकिन देना 110 है। चलो दे देते हैं उनको, क्या मांग रहे हैं ये। फिर प्रॉब्लम नंबर 13 का ए। सबसे पहले के डी इज आई 1 माइनस टैक्स प्लस आर बी माइनस एस वी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एस वी अपॉन 2 इंटू 100। क्या ये ठीक है? इंटरेस्ट इज कितना साल है? 10 साल। 1 ठीक है ना? इंटू 10 कितना हो गया? 7.5
कितने बच्चों ने सही किया ये? हाँ 2 डिजिट तक सही है, कोई दिक्कत नहीं। 7.31 बिल्कुल सही। चलो यहाँ पे तो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका? केपी। बेटा प्लीज केपी, ये कहते हैं कि इशू किया है, फेस वैल्यू कितनी है? 100, 14% डिविडेंड एंड इट रियलाइजेज 92 and the shares are repayable after 12 years at par। तो आपको इसमें कोई परेशानी है? डिविडेंड कितना? 114 प्लस 100 माइनस 92, कितने बच्चों ने ये कर रहा था? सही 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 हुआ है? चीजें समझ आ रही है? ये इसका बेस है। बेटा सुन लो प्लीज, अब हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं, जबकि अभी 2 चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ। लिवरेज की कई सारी बातें जब हम आगे कल परसों बढ़ेंगे तो उस लिवरेज को, फॉर्मूला तो नहीं बदलेगा लेकिन पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। इसका मतलब अब जब हम लिवरेज देखेंगे तो उसको अलग ढंग से देखेंगे। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, रिक्वेस्ट ये कि कल की क्लास बेटा कैसे भी मत छोड़ना। मैम आज की छुट्टी नहीं हुई अभी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कहीं पता लगा जा तुम दिमाग कहीं और चला जाए तुम्हारा। कल जो डिविडेंड हम इक्विटी का पढ़ेंगे और जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स पढ़ेंगे, अगर वहां हम लोग कमजोर रह गए तो हमारा 3 चैप्टर खत्म। कैपिटल बजटिंग में हमें परेशानी आएगी, डिविडेंड मॉडल में हमें परेशानी आएगी, और ये तो जो बनेगा नहीं वो तो अलग बात है। इसका मतलब कल क्या? अच्छा, तो जो लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे, प्रॉब्लम नंबर 12, एक मिनट में बनने वाला चीज है। Dell Limited has ₹100 preference share redeemable at a premium of 10। इसका मतलब RV is 110 with 15 years of maturity, N is 15, the coupon rate is 12%, that is dividend is dividend is 12 rupees, flotation cost is 5% and issue price is 95। तो calculate the cost of preference shares। अच्छा, एक और बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, सुनो ना प्लीज प्लीज। अरे कोई कॉन्सेप्ट बता रही हूं भाई, नहीं इसके लिए ही बताना जरूरी है। मैं हमने तो कर लिया बेटा। ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है जरा ध्यान से देख लो प्लीज। हर क्वेश्चन में वो लिख के देते हैं कहीं ना कहीं कि फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ फेस वैल्यू या फ्लोटेशन कॉस्ट इज 5% ऑफ इशू प्राइस। ये सारी बातें लिख के देते हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ लिख रहे हैं कि फ्लोटेशन कॉस्ट 5% है। तो बेटा उस केस में प्लीज सुन लो, मुझे कहने दो। उस केस में आपको हमेशा याद रखना है
कि ये 5% विल बी ऑलवेज ऑफ द हायर। इसका मतलब 5% ऑफ द फेस वैल्यू और 5% ऑफ द इशू प्राइस विच एवर इज हायर। यहां पे क्या हायर है? फेस वैल्यू हायर है और आपका जो इशू प्राइस है वो 95 है। तो आप अपने कॉपी में एक बड़ा बड़ा नोट लिखो। आप अपनी कॉपी में एक बड़ा बड़ा नोट लिखो। पहले मैं लिखती हूं, फिर उसको देख के लिखो। नोट, नोट। देखो मुंह बंद कर लो एकदम। वैसे ही आज ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, छोड़ दूं मैं? हाँ, ये वाला करवा के छोड़ दो। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट is always calculated by considering face value or issue price whichever is higher. Face value or issue price whichever is higher. कॉपी के पीछे वाले पन्ने पे आइए। कॉपी का एक ऐसा पन्ना जिसपे कुछ ना लिखा हो, पीछे ही वो जो आपने ड्राइंग वॉइंग बनाई है उसके बाजू वाला। हाँ, जो आप बैठ के जब मैं पढ़ाती हूँ जो काम करते हैं। आपको तो मैम पूरी एक्सपीरियंस्ड है, नहीं खुद जो जो करके बैठी हमारे ऊपर तुक्के लगाती रहती है। यही कर रहे हूँ। हाँ हाँ ठीक है। कॉपी का पीछे वाला पन्ना हमने खोल लिया है। बस इमीडिएटली बस। आई जस्ट नीड 5 more minutes of yours, that's it. बस आप मुझे 5 मिनट से पहले 4 फॉर्मूलाज लिख के दे रहे हैं। KD इरिडीमेबल, KD रिडीमेबल, KP इरिडीमेबल और KP रिडीमेबल। चारों का फॉर्मूला आप इमीडिएटली लिख रहे हैं। चारों फॉर्मूलाज को आप इमीडिएटली लिख रहे हैं बिना देखे। उस कॉपी के पीछे वाले पन्ने पर KD का 2 फॉर्मूला है, इरिडीमेबल और रिडीमेबल, और KP का भी 2 फॉर्मूला है, इरिडीमेबल और रिडीमेबल।